आज हमारे सामने है डीडी डेवलपमेंट इंजीनियर्स की हालिया निवेशक कॉल। और हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हम तिमाही नतीजों के शोर में नहीं उलझेंगे। हमारा मिशन है अगले 10 से 20 साल के लिहाज से इस बिजनेस को एक मालिक की नज़र से समझना। बिल्कुल सही। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी की नींव में वो दम है जो इसे सालों साल लगातार तरक्की करने में मदद करे। मैनेजमेंट की सोच भविष्य को लेकर क्या दिशा दे रही है और वो कौन सी अहम बातें हैं जिन पर एक लंबी अवधि के निवेशक को अपनी नजरें गड़ाए रखनी चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस मॉडल में कितनी मजबूती है। इंडस्ट्री में कौन सी बड़ी लहरें उठ रही हैं जो इसे फायदा पहुंचा सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, मैनेजमेंट आने वाले कैश का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करने की सोच रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये डीई कंपनी असल में करती क्या है? देखिए, ये कंपनी मुख्य रूप से प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस में है। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, प्रोसेस पाइपिंग। पर आसान भाषा में पावर प्लांट, तेल और गैस रिफाइनरी या केमिकल प्लांट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो बेहद खास और मुश्किल पाइपिंग सिस्टम लगते हैं, ये उन्हें बनाती है। अच्छा, मतलब ये कोई आम हार्डवेयर की दुकान पे मिलने वाले पाइप नहीं बना रहे हैं। मैंने सुना है कि ये एक बिल्ट टू प्रिंट कंपनी है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बिल्ड टू प्रिंट का मतलब है कि वे ग्राहकों से मिले खास डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के आधार पर कस्टम मेड उत्पाद बनाते हैं। यह कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसे बनाकर गोदाम में रख दिया और बेच दिया। हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग इंजीनियरिंग चुनौती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का चिपचिपा बिजनेस है। यानी एक बार कोई बड़ा ग्राहक जैसे कि कोई पावर कंपनी इनके साथ काम करना शुरू कर देती है तो उसके लिए सप्लायर बदलना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। यही इस बिजनेस की असली खाई है, जिसे हम हाई एंट्री बैरियर कहते हैं। क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए ग्राहक पहले से तय वेंडरों की लिस्ट देते हैं और स्पेसिफिकेशंस इतने जटिल होते हैं कि कोई भी नया खिलाड़ी आसानी से आकर नहीं कह सकता कि मैं ये काम कर दूंगा। तो रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। हाँ, भरोसे और सालों की परफॉर्मेंस पर। मुझे कॉल में एक बात बहुत दिलचस्प लगी। इनके पास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन यानी एनपीसीएल की योग्यताएं हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये देश के सबसे संवेदनशील और रेगुलेटेड सेक्टर में काम करने के लिए सर्टिफाइड है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ये दिखाता है कि कंपनी क्वालिटी और सुरक्षा के उच्चतम मानकों पर काम करती है और इन सब का असर हमें उनकी ऑर्डर बुक पर साफ दिखता है। 31 दिसंबर 2025 तक उनकी ऑर्डर बुक लगभग 1333 करोड़ रुपए की थी। इसमें घरेलू और निर्यात दोनों शामिल थे, है ना? हाँ, दोनों शामिल हैं। और मैनेजमेंट ने यह भी इशारा किया है कि भविष्य में घरेलू आय का 40% से 60% हिस्सा सरकारी कंपनियों यानी पीएसयू से आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई आज की बात कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। लेकिन एक निवेशक तो हमेशा भविष्य की ओर देखता है। अगले 10-20 सालों में ऐसी कौन सी बड़ी लहरें हैं जो इस कंपनी की नाव को आगे बढ़ा सकती हैं? यहाँ सबसे बड़ी और सबसे साफ लहर है सरकार का पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स पर जोर देना। मैनेजमेंट ने निवेशक कॉल में FY27 के बजट का जिक्र किया, जिसमें कैपेक्स में लगभग 11-12% की वृद्धि का अनुमान है। और जब सरकार इतना पैसा इंफ्रा, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लगाती है तो इसका सीधा फायदा डीईई जैसी कंपनियों को मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि यही इनके मुख्य ग्राहक हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं होगी, है ना? कॉल में निर्यात के अवसरों की भी बात हुई। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशों में भी ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन में बदलाव के चलते प्रोसेस इंडस्ट्रीज में भारी निवेश हो रहा है। डी की जो नई फैक्ट्री अंजार गुजरात में है, वो बंदरगाह के बहुत पास है। ये कोई सहयोग नहीं है, ये एक सोचा समझा रणनीतिक कदम है। ताकि निर्यात के बाजार को आसानी से पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। मुझे एक और बात ने सोचने पर मजबूर किया। मैनेजमेंट ने कहा कि वो मौजूदा पावर सेक्टर के साइकिल के बाद के अवसरों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये जो नए सेक्टर्स परमाणु ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा की बात हो रही है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। पर क्या ये वाकई मुमकिन है? ये एक बहुत ज़ाया सवाल है। देखिए, इन सभी सेक्टर्स में एक चीज कॉमन है, अत्यधिक जटिल और हाई क्वालिटी पाइपिंग की जरूरत। सेमीकंडक्टर फैब हो या फार्मा प्लांट, वहां जरा सी भी अशुद्धि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अच्छा, तो जो इंजीनियरिंग क्षमता न्यूक्लियर सेक्टर में साबित हुई है, वही यहाँ काम आएगी। बिल्कुल, वही क्षमता उन्हें इन नए क्षेत्रों में विश्वसनीयता दिलाएगी। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपनी कोर क्षमता को नए
तेजी से बढ़ते बाजारों में ले जाने की एक सोची समझी रणनीति है। चलिए, अब मैनेजमेंट की सोच पर और गहराई से बात करते हैं। निवेशक कॉल से जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर आई, वो ये थी कि कंपनी का बड़ा केपेक्स साइकिल अब लगभग खत्म हो चुका है। हाँ, 95 से 98% पूरा हो गया है। ये इस कंपनी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी अब तक एक लंबा मुश्किल पहाड़ चढ़ रही थी, जिसमें बहुत ऊर्जा और पैसा लग रहा था। अब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई है। मतलब अब बड़ा खर्च नहीं होगा। हाँ, भविष्य में ज्यादातर खर्च सिर्फ मेंटेनेंस पर होगा, जो कि सालाना 10-15 करोड़ के आसपास हो सकता है। इसका मतलब है कि अब कंपनी निवेश के दौर से निकलकर कैश कमाने के दौर में प्रवेश कर रही है। और उस कैश का पहला इस्तेमाल भी उन्होंने साफ कर दिया है, कर्ज चुकाना। हाँ, मैनेजमेंट का अनुमान है कि वे हर साल लगभग 40 करोड़ का कर्ज चुकाएंगे। FY27 की पहली छमाही से कैश फ्लो मजबूत होने की उम्मीद है। ये एक अनुशासित सोच को दिखाता है। इसी अनुशासन की बात करें तो उन्होंने बिजनेस को कोर और नॉन कोर में भी बांटा है। हाँ, ये भी एक अच्छा कदम है। कोर बिजनेस में उनका मुख्य काम यानी पाइपिंग और फैब्रिकेशन है, जबकि नॉन कोर में उनका पावर जनरेशन डिवीजन है, जो लगातार घाटा दे रहा था। यही योजना कागज पर तो अच्छी है, लेकिन एक घाटे वाले बिजनेस को कैश न्यूट्रल बनाना अक्सर कहना आसान और करना मुश्किल होता है। क्या मैनेजमेंट ने कोई ठोस प्लान बताया कि वो ये करेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसी समस्या है जो सालों तक कंपनी का पैसा खींचती रहेगी? आपका शक अपनी जगह सही है। मैनेजमेंट ने बताया कि वो इस पावर प्लांट के लिए बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य ऐसे मुनाफे में लाना नहीं, बल्कि सिर्फ इतना करना है कि ये अपनी लागत खुद निकाल ले और कोर बिजनेस से पैसा न खींचे। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो यह एक बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, यह दिखाता है कि वो एक समस्या को कालीन के नीचे छिपाने के बजाय उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनके नए सीमलेस पाइप प्लांट का भी जिक्र हुआ था। ये एक तरह का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ना? हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत अच्छा बेकर है जो अब तक बाजार से खास तरह का आटा खरीदता था। अब उसने अपनी खुद की आटा चक्की लगा ली है। तो उसे आटा सस्ता भी पड़ेगा और क्वालिटी पर कंट्रोल भी रहेगा। एग्जैक्टली। डी का ये नया प्लांट बिल्कुल यही काम कर रहा है। वो हाई अलॉय और स्टेनलेस स्टील के मोटे सीमलेस पाइप बनाएगा, जो उन्हें पहले बाहर से खरीदने पड़ते थे। तो इससे मार्जिन सुधरेगा, सप्लाई की सुरक्षा बढ़ेगी और लीड टाइम भी कम होगा। हाँ, और सबसे आकर्षक बात यह है कि मैनेजमेंट ने इस प्लांट पर लगभग 30-35% के IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की उम्मीद जताई है, जो कि बहुत मजबूत रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट की सोच पूंजी को लेकर ज्यादा अनुशासित और रणनीतिक होती दिख रही है। अब देखते हैं कि इन सब कदमों का वित्तीय आंकड़ों पर लंबी अवधि में क्या असर पड़ सकता है। मार्जिन को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं? मैनेजमेंट ने पोर बिजनेस के लिए 18-20% के EBITDA मार्जिन का मार्गदर्शन दिया है, जो मौजूदा 17-4% से बेहतर है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से हर 100 रुपए की कमाई पर 18 से 20 रुपए का मुनाफा कमाने का लक्ष्य रख रही है। और ये बढ़ोतरी आएगी कहाँ से? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज। एक मिनट, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या इसका मतलब है कि अंजार की नई फैक्ट्री में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रति यूनिट लागत कम होती जाएगी? एकदम सही। जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहती है, लेकिन आप ज्यादा माल बनाते और बेचते हैं, तो हर अतिरिक्त यूनिट पर आपका मुनाफा बढ़ता जाता है। अंजार की नई और आधुनिक सुविधा से यही उम्मीद है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है सीमलेस पाइप प्लांट। जैसा हमने बात की, खुद बनाने से मार्जिन बेहतर होगा। ऑर्डर बुक और वर्किंग कैपिटल के बारे में भी कॉल में एक जरूरी बात साफ हुई। हाँ, एक एनालिस्ट ने पूछा था कि ऑर्डर बुक बढ़ने से वर्किंग कैपिटल पर क्या असर पड़ेगा। मैनेजमेंट ने साफ किया कि उनकी इन्वेंट्री हमेशा ऑर्डर बुक से जुड़ी होती है, पिछली बिक्री से नहीं। मतलब जैसे जैसे नए ऑर्डर मिलेंगे, उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा? हाँ, जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, लेकिन ये ग्रोथ का एक स्वाभाविक नतीजा है, न कि कोई समस्या। तो सबसे बड़ा सवाल, जब कैपेक्स खत्म हो गया है, तो लंबी अवधि में कंपनी की कमाई करने की क्षमता कितनी है? मैनेजमेंट के अनुसार अपनी मौजूदा क्षमताओं का अगर पूरा इस्तेमाल किया जाए तो वे 2300 से 2500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर सकते हैं। ये मौजूदा स्तर से एक बहुत बड़ी छलांग है। तो तस्वीर तो काफी मजबूत दिख रही है। हाँ, कैपेक्स साइकिल खत्म, मजबूत कैश फ्लो की उम्मीद और रेवेन्यू बढ़ने की क्षमता, इन सब से मिलकर कंपनी के रिटर्न रेशियो में सुधार की काफी मजबूत संभावना दिखती है। ठीक है, पर एक निवेशक का काम सिर्फ अच्छी बातें सुनना नहीं होता। हर बिजनेस में जोखिम होते हैं।
यहाँ लंबी अवधि में कौन से बड़े ढांचागत जोखिम है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? सबसे बड़ा और स्वाभाविक जोखिम है इन क्षेत्रों के कैपेक्स साइकिल पर निर्भरता। पावर, तेल और गैस, ये क्षेत्र चक्रीय होते हैं, मतलब इनमें तेजी और मंदी के दौर आते जाते रहते हैं। अगर इन क्षेत्रों में कोई बड़ी और लंबी मंदी आती है तो इसका सीधा असर कंपनी की ऑर्डर बुक पर पड़ेगा। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, मैनेजमेंट परमाणु ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में जाकर इस जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये उनकी जोखिम कम करने की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा जोखिम है कच्चे माल, खासकर स्टील की कीमतों का। इस पर मैनेजमेंट ने कॉल में कहा था कि वे इससे काफी हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि ऑर्डर मिलते ही वे तुरंत कच्चे माल का भी ऑर्डर दे देते हैं। ये काफी हद तक सही है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी भी 100% जोखिम मुक्त नहीं होती। टाइमिंग में थोड़ा भी अंतर आने पर मार्जिन पर असर पड़ सकता है। और एक और बड़ा जोखिम वही है जिस पर आपने पहले शक जाहिर किया था, पावर बिजनेस। कि अगर वो न्यूट्रल नहीं हो पाया तो? हाँ, अगर ये योजना सफल नहीं होती है तो ये बिजनेस एक नासूर की तरह कंपनी की पूंजी और मैनेजमेंट का ध्यान खींचता रहेगा। और अंत में एग्जीक्यूशन का जोखिम तो हमेशा ही रहता है। योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। बिल्कुल। अंजार और सीमलेस पाइप प्लांट की क्षमता का पूरा उपयोग करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिस पर एक निवेशक को लगातार नजर रखनी होगी। चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। अगर कोई निवेशक 10 साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़े टेकअवे क्या हैं? तस्वीर ये बनती है कि ये एक खास तरह का इंजीनियरिंग बिजनेस है, जिसमें घुसना नए खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक बड़े और भारी भरकम कैपेक्स साइकिल से निकलकर अब कैश कमाने की मशीन बनने के चरण में प्रवेश कर रहा है, और इसे लंबी अवधि की मांग का फायदा मिल सकता है। तो इस कहानी को अगले दशक में एक बड़ी सफलता बनने के लिए किन चीजों का सही होना जरूरी है? एक चेकलिस्ट की तरह बताएं। जरूर। मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। पहला, अंजार और सीमलेस पाइप सुविधाओं का सफल उपयोग। दूसरा, कोर बिजनेस का मार्जिन धीरे धीरे बढ़कर 18-20% के स्तर पर पहुंचना। तीसरा, नॉन कोर पावर बिजनेस का वास्तव में कैश न्यूट्रल बनना। और चौथा, घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों से लगातार मजबूत ऑर्डर मिलते रहना। और इसके विपरीत वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी निवेश की कहानी को तोड़ सकती हैं? 3 मुख्य बातें। पहली, वैश्विक या घरेलू कैपेक्स साइकिल में एक अप्रत्याशित मंदी। दूसरी, नई क्षमताओं को चलाने में बड़ी विफलता यानी खराब एग्जीक्यूशन। और तीसरा, पावर बिजनेस का घाटा जारी रहना। बहुत साफ। तो अंत में एक निवेशक को हर साल किन संकेतों को ट्रैक करना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि कंपनी सही रास्ते पर है या भटक गई है? उन्हें मुख्यतः 4 मीटर पर नजर रखनी चाहिए। पहला, ऑर्डर बुक की ग्रोथ और उसकी क्वालिटी। दूसरा, कोर बिजनेस मार्जिन का प्रदर्शन, क्या वो वाकई 20% के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तीसरा, कर्ज में वास्तविक कमी के आंकड़े, क्या कंपनी सच में उतना कर्ज चुका पा रही है जितना कह रही है। और चौथा, अलग किए गए नॉन कोर पावर सेगमेंट का वित्तीय प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट ने निवेश के एक भारी दौर से निकलकर कैश कमाने के दौर में जाने का एक साफ नक्शा पेश किया है। रणनीति कागज पर तो काफी मजबूत दिखती है। हाँ, और यहीं पर एक लंबी अवधि का 10 साल आगे का सवाल खड़ा होता है। अगले दशक के लिए बड़ा सवाल सिर्फ एग्जीक्यूशन का नहीं रहेगा, बल्कि पूंजी अनुशासन का भी होगा। जैसे जैसे ये बिजनेस मजबूत कैश कमाना शुरू करेगा, मैनेजमेंट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आएगा। इस कैश का करना क्या है? उसे आगे कहाँ आवंटित किया जाएगा? क्या वो इस पैसे से किसी नए बिजनेस में जाएंगे? क्या वो इसे शेयरधारकों को लौटाएंगे? या फिर वो एक और बड़ा कैपेक्स साइकिल शुरू कर देंगे? यही फैसला उनकी कंपाउंडिंग कहानी का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगा।